लेकिन आपकी एक रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, वैसे आप आजकल स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक की एक रिपोर्ट, जून 1996 की ये रिपोर्ट है, हाल ही में आपने ट्विटर पे उसे शेयर भी किया था। तो जी। एक वो समय और एक ये समय जिस समय आप खुद ही कहती हैं कि लोग आपको नर्वस इन्वेस्टर इन बैंकिंग कह रहे हैं। तो एक समय जब अरे आपने एचडीएफसी को अर्ली आइडेंटिफाई किया और एक समय ये जब आप अपने आप को बैंक में नर्वस इन्वेस्टर कह रही हैं। हाँ, पर एचडीएफसी बैंक बहुत तरह से एक्सेप्शन रहा क्योंकि देखिए एक तो वो एक समय था जब सारा का सारा मार्केट शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास था, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छा आ रहा था, जिसका ब्रांड नेम भी कुछ हद तक लोगों को मालूम था एचडीएफसी के कारण। तो उसमें मतलब कई चीज़ें आप कह सकते थे कि इस तरह से ग्रोथ होगी। और दूसरा मैं कहती हूँ कि बहुत सारी हमारी जो यानी-मानी कॉल्स हैं वो खाली नंबर्स के बेसिस पे थी। एचडीएफसी बैंक मैं कहूँगी उसमें प्लस प्लस था क्योंकि एचडीएफसी बैंक में ज़्यादातर लोग आदित्यपुरी ऑनवर्ड्स सब सिटी बैंक के बहुत लोग थे। तो वो लोग जाने समझे थे और बैंकिंग में जैसे मैंने कहा रिस्क बड़ा होता है, तो अल्टीमेटली आप लोगों पर बेट लेते हैं कि ये रिस्क मैनेज ठीक से कर सकेंगे कि नहीं। और वो बेट मैंने लिया था क्योंकि मैं उन जो रिस्क मैनेज कर रहे थे उन लोगों को मैं अच्छी तरह जानती थी। तो एक तरह से कहें तो मुझे था कि ये सेफ हैंड्स हैं, ये लोग कुछ उल्टा-सीधा नहीं करने वाले हैं। तो वो एक कॉल का एक जो अ रिपोर्ट में लिखा नहीं हुआ है पर वो एक बड़ा फैक्टर था। तो वो चीज़ तो है और एचडीएफसी बैंक ऑफ कोर्स हैज़ बीन एन एक्सेप्शन कि आप मैं एक चीज़ और राजीव आपको बताऊँ कि आप कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी रिसर्च रिपोर्ट ले लें, तो उसमें क्या होता है अर्निंग्स ग्रोथ दिखाते हैं हर साल, कि इतना ग्रो करेगा, उसके बाद टर्मिनल वैल्यू अगर वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू निकाल रहे हैं या टारगेट प्राइस निकाल रहे हैं, तो वो उसके बाद भी कहेंगे कि कंपनी ग्रो करती जाएगी। तो लगभग हर कंपनी का हर साल ग्रोथ ही होता है। हमने कहा देखें तो सही अब 4000 कंपनीज़ हैं भारतीय बाज़ारों में, कितनी कंपनीज़ ग्रोथ मतलब ग्रोथ जस्ट कि ज़ीरो से ज़्यादा ग्रोथ हर साल दिखाएँ। तो वो वाला अगर आप वो एनालिसिस करें तो आप गेस करिए कि 4000 में से कितनी कंपनीज़ हैं जिन्होंने केवल 10 साल बहुत लंबा समय भी नहीं 10 साल ही हर साल कुछ अर्निंग ग्रोथ दिखाया है कि नेट प्रॉफिट ऊपर गया है। अब बताइए कितनी कंपनी होंगी 4000 में से? जी। चलिए, आप अक्सर कहती हैं कि मतलब जो भी बात होनी चाहिए वो डेटा के बेस पर होनी चाहिए, डेटा हाँ, ड्रिवन होनी चाहिए। तो वही डेटा तो माइनिंग की ओर खाली आप इशारा कर खाली रही हैं। सो खाली 16-17 कंपनीज़ हैं जिन्होंने 10 साल भी अर्निंग ग्रोथ हर साल दिखाया है। आप सोचिए और 20 साल हमने पिछले साल ये एनालिसिस किया था तो 20 साल अर्निंग ग्रोथ दिखाने वाली 2 ही कंपनी थी एचडीएफसी बैंक और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और सुप्रीम का भी अगले साल प्रॉफिट ड्रॉप आ गया। तो एचडीएफसी बैंक इज़ एन एक्सेप्शन। सो आई मीन आज की डेट में भी लोग मेरे को कहते हैं आपने अमेज़न पे इतना बड़ा कॉल किया 2001 में या एचडीएफसी बैंक के आज का एचडीएफसी बैंक बता दीजिए हम अपने बच्चे के लिए 20 साल के लिए खरीद के रख देंगे। मैंने कहा जो भी आपको ये बोलता है ना कि उसके पास ये जादू की छड़ी है कि उसको पहले से मालूम रहेगा कि कौन-सा मल्टीबैगर होगा, वो झूठ बोलता है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहे एचडीएफसी बैंक हो या अमेज़न हो, इसमें आप ये बहुत से बहुत कह सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से दुगना होगा या तिगुना होगा। उसके आगे जी। का जो है, वो तो आदित्य पुरी और जेफ बेज़ोस को भी नहीं मालूम था कि कहाँ तक जी, जाएगा। बिल्कुल। तो तो मतलब चाहे फिलहाल बिज़नेस अभी हो चाहे स्टॉक हो। जी, तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा लेकर थोड़ा सतर्क ही रहना चाहिए। तो जो 2 चीज़ें मैंने ज़िक्र की कि एक बैंकिंग सेक्टर को लेकर आप अलर्ट करती रही हैं और दूसरे स्मॉल कैप को लेकर अलर्ट करती रही हैं। क्या अगली बारी स्मॉल कैप की होगी? क्या किसी दिन बाज़ार का मूड ऐसे ही बिगड़ेगा स्मॉल कैप को लेकर के? स्मॉल कैप में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर बहुत सारे नए निवेशक आए हैं इस बाज़ार में, उनको इतिहास नहीं मालूम कि स्मॉल कैप में क्या हो सकता है। तो वो मैं एक बार आपको बता दूँ कि 2008 में जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वो लगभग 80% गिरा था, 78 प्रतिशत टू बी एग्ज़ैक्ट और वो जो 2008 का पीक था वो 2016 में वापस आया। फिर आपको 1 डेढ़ साल के भयंकर तेज़ी थी उसमें फिर से, फिर 2-3 था।
तो ये हो सकता है स्मॉल कैप में। उसमें 2-3 चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ कि कहने को तो आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 2008 वाला वैल्यू 2016 में आया, लेकिन ये इंडेक्स ही हर साल 18-20% चेंज होता है। तो 8 साल बाद वाला इंडेक्स तो वो था ही नहीं। जो स्टॉक गिरे 2008 में, उसमें से बहुत सारे वापस ही नहीं आए। वो तो शून्य में विलीन हो गए। उनका आता-पता ही नहीं रहा। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, ये आईपीओ वालों को भी सुनना चाहिए कि जो लिस्ट होते हैं और कुछ वर्ष बाद उनका नामो-निशान नहीं रहता है। तो आप अ, पीएससी, एनएसई पे देखिए कितने स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं हिस्ट्री में, और आज की डेट में 4000 ही ट्रेड होते हैं। मतलब 1990s में तो कुछ वर्ष थे जिसमें हज़ार-हज़ार लिस्टिंग हुई, और उन जी। स्टॉक्स का अब नामो-निशान नहीं बचा। तो वो आपको देखना है। दूसरा चीज़, एक और चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है इंडेक्स गिरेगा, लेकिन हम तो बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हैं, हमने जो लिया है वो तो नहीं गिरेगा। तो 2008 में जो स्मॉल कैप गिरे थे, तो कितने स्टॉक्स नहीं गिरे थे? 1%। और जो 18-19 में जो गिरावट थी, उसमें कितने स्टॉक्स नहीं गिरे थे? 8%। तो आप इतने जीनियस नहीं हैं कि आप वही 1% 8% स्टॉक्स में होंगे। तो इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लार्ज कैप में तो रिस्क मैनेजमेंट के और भी उपाय होते हैं कि आप स्टॉप लॉस लगाएँगे तो आपका लॉस लिमिटेड रहेगा। लेकिन स्मॉल कैप्स में अंदर घुसना तो आसान होता है चक्रव्यूह की तरह, लेकिन जब निकलने का समय आता है, अक्सर रास्ते बंद हो जाते हैं। आपको जी, निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये सब बिल्कुल, चीज़ें सोच समझ के। लेकिन एक धारणा ये भी रहती है कि बड़ा पैसा अगर बाज़ार में बनेगा तो ऐसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप में ही बनेगा, लार्ज कैप तो आइडेंटिफाइड स्टोरीज़ हैं, उनमें मार्केट ग्रोथ मिलेगी। आपको मार्केट से ज़्यादा अगर पैसा कमाना है तो आपको मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ जाना पड़ेगा। जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं जैसे अब हम लोगों ने, हमारा पीएमएस शुरू हुआ था फरवरी 2020 में, तो आप मार्च 1 व्हिच इज़ द फर्स्ट फुल मंथ से देखें तो हमारा आई थिंक बाय दिसंबर एंड 176% हम अप थे। इंडेक्स देखें तो 103%। तो हमारे पास अगर किसी ने 1 करोड़ लगाया तो वो पौने 3 करोड़ हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। तो जबकि वो इंडेक्स में 2 करोड़ रहा। तो जो स्मॉल कैप में ये जो होता है ना कि आपको 2 स्टॉक, आप अगर हाइंडसाइट में देखें कि हाँ, पिछले 20 साल में ये 2 स्टॉक अगर लिए होते तो ये हो जाता। लेकिन उसके साथ आपने जो लिया होगा ना, वो तो सब ज़ीरो ही हो गया। और लोग सोचते हैं कि हमारे माता-पिता या हमारे दादा-दादी ने कोई स्टॉक लिए होते और हमको एचडीएफसी बैंक लिया होता, हिंदुस्तान लीवर लिया होता तो हम यहाँ-वहाँ होते। एक ये सचमुच की कहानी है। तो ये किसी ने हमको दिया कि हमारी मेरी मदर ने तो अपना पोर्टफोलियो 20 साल से देखा नहीं है, ये देखिए, ये आप क्या कर सकते हैं इसका। उसमें क्या था, पेंटामीडिया, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, एनईपीसी, माइकॉन। तो वो किसी ज़माने में वो सारे थे कि ये स्टॉक्स आपको उतना रिटर्न देंगे। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स इसमें ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वो कूड़ा हो जाते हैं, उसका आपको कोई वैल्यू नहीं मिलता है। तो वो आप आजकल मैं देखती हूँ कई माइक्रो कैप मैनेजर्स बोलेंगे कि पिछले 2 वर्षों में हमने 50% कंपाउंडिंग दी या 60% कंपाउंडिंग दी। तो एक चीज़ मैं आपको स्कूल की अरिथमेटिक से फिर से सिखा दूँ, स्कूल की गणित से, कि अगर कोई चीज़, जैसा मैंने बोला 2008 में, इन 9 में स्मॉल कैप इंडेक्स 80% गिरा, तो कोई चीज़ 80% गिरती है, तो वो 5 गुना होती है तो आप ज़ीरो पे आते हैं। या जो 18-19 में 2 तिहाई गिरा, तो कोई चीज़ 2 तिहाई गिरती है, आप 3 गुना भी कर लो वहाँ से तो आप ज़ीरो पे आओगे। तो जो आपको बता रहे हैं ना कि हम पिछले 2 साल में ये रिटर्न दिया, उसके पहले वो एक बार सबका पोर्टफोलियो ज़ीरो कर चुके हैं। तो तो ये जो आपको हमेशा सी इन्वेस्टिंग, ये आपके अगर लोग थोड़ा भी अगर 5-6 पन्ना भी पढ़े तो वो एक लूज़र्स गेम करके आर्टिकल है। दैट इन्वेस्टिंग इज़ मतलब 40-50 साल पुराना आर्टिकल है। द लूज़र्स गेम्स, चार्ल्स एलिस का। तो सब कुछ लाइफ में विनर्स गेम या लूज़र्स गेम होता है, आपको समझना होता है क्या है। जैसे जब जी, अ, प्लेन उड़ाना शुरू हुआ, तो जब जेआरडी टाटा वो कराची लंदन फ्लाइट कर रहे थे, वो एडवेंचर स्पोर्ट था तब। वो आपको एडवेंचरस होना पड़ेगा, कई बार वो पार्ट नहीं मिले, करके चलाना पड़ेगा प्लेन।
आज की डेट में प्लेन चलाने का एक ही उसूल है, चेकलिस्ट, नो मिस्टेक्स, गलती मत करिए। तो जी, आज की डेट में इन्वेस्टिंग का भी वही रूल है, क्योंकि डेटा सबके पास है, दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग इस बिजनेस में हैं। तो आप ये बोलोगे कि मुझे ही वो चीज नजर आएगी और हर बार नजर आएगी जो और किसी को नजर नहीं आ रही है, ये आप अपने को अ, कुछ ज्यादा ही बिल्कुल। और कुछ ले रहे हैं। कुछ 1-2 जो आउट परफॉर्मर होते हैं या जो मल्टी बैगर निकल जाते हैं, सिर्फ़ उनको नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि 5 साल पहले अगर आप चुनने बैठते तो आप कौन-सा बास्केट चुनते और उस पूरे बास्केट का, उस पूरे पोर्टफोलियो का रिज़ल्ट कैसा रहता? और आप स्मॉल कैप को ही छोड़िए, आप ओरिजिनल सेंसेक्स बास्केट देखिए। उसमें जी, मफतलाल, जेके, थापर ग्रुप, सिंधिया ग्रुप, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर बनाती थी, वो कंपनियां हैं, टेक्सटाइल है, और वो तो मतलब जानी-मानी पुराने हिस्ट्री वाली कंपनीज थी। उस समय जो ओरिजिनल सेंसेक्स था, उसमें एक ही कंपनी थी जिसका 1 दशक से कम का इतिहास था, इंडियन होटल्स। उसके अलावा सारी कंपनी लंबे इतिहास वाली थी। तो बाज़ार इतना आसान नहीं बना देता। आप पीछे देखते हो तो आप जो जो अच्छा किया वही देखते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ जी, कि अगर आप खुद से भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो 25-30 स्टॉक लीजिए। उसमें से भी गलतियाँ होंगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में कोई इन्वेस्टर नहीं है, ना वॉरेन बफेट, ना राकेश झुनझुनवाला, ना कोई, जिसका 80% भी हिट रेट रहा हो। सभी की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। वॉरेन बफेट आप समझते ये हैं कि वो खरीद के बैठे रहते हैं। आप देखिए, वो 70-80% अपनी कंपनियाँ जो खरीदते हैं 2 साल में निकाल देते हैं। 40-50% तो 6 महीने में ही निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ, आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि जब आप निवेश करें, ये सोचें कि ये गलत हो सकता है, और जब वो गलती समझ में आए तो निकल जाएँ उससे। लेकिन आप अगर किसी नियम से 25-30 स्टॉक लेंगे, अच्छी जी। तरह लेंगे, तो हो अच्छा सकता है ये उसमें से 2-3 मल्टी बैगर निकले। आपका मल्टी बैगर जी, के क्वेश्चन पे मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन आपको पहले से नहीं मालूम रहेगा कि वो 2-3 कौन से हैं। तो बिल्कुल। तो वो और ये जो आपने कही कि अपनी गलती पहचानिए, तो उसके लिए आपका फ़ॉर्मूला क्या रहता है कि 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर आप समझ गए कि नहीं ये जो हमने सोचा था ये दाँव गलत जा रहा है? देखिए, हम तो एक तो मैं कहूँगी, जब आप खरीदते हैं तो अगर 25-30 स्टॉक भी खरीद रहे हैं, तो ये देखिए कि सब 2-3 सेक्टर में ही नहीं है। जो प्रॉब्लम कई फंड मैनेजर भी करते हैं कि हमको खाली बैंक्स और एफएमसीजी समझ में आता है तो हम वही ले लेंगे। तो वो आपको देखना है कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहे। हम तो ख़ैर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर मैं आपको 1-2 सिंपल चीज़ें बता रही हूँ। दूसरा है, स्टॉप लॉस हमेशा रखें। सो और स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो वो मैं आपके दर्शकों को समझा दूँ कि आपने ₹50 में कोई चीज़ ली, एक तो आप ये मत सोचिए कि 50 में लिए तो वो 100 हो जाएगा या 200 हो जाएगा तो मैं बेच दूँगी। क्योंकि उस तरह से आपको मल्टी बैगर्स नहीं मिलेंगे। तो आप जब ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। लेकिन जैसे अगर आपने स्टॉप लॉस, हम तो थोड़ा बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ करके हर स्टॉक के लिए अलग-अलग स्टॉप लॉस रखते हैं। लेकिन जैसे आपने अगर 25% स्टॉप लॉस रखा, तो 25% आपके ₹50 से नहीं है कि ₹40 हो गया तो तब मैं बेचूँगी। अगर 50 वाला 100 होता है, 100 वाला 150, 200, तो आप चलते जाइए। लेकिन 200 से जब वो 150 वापस हो, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि हाई से उतना फिर गिरे। तो अगर हाई से 25% गिर गया, तो आप निकल जाइए। हम तो अपने पीएमएस में कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की साइड में इट इज़ अ ह्यूमन प्लस मशीन मॉडल, कि जो मशीन कहती है, उसपे इंसान भी अपना दिमाग लगाते हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, यहाँ इन्वेस्ट करना है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हम पूरी तरह से मशीन पे छोड़ते हैं, क्योंकि इंसान अपनी गलती नहीं मानना चाहता। तो हमेशा हमको लगेगा नहीं, ये स्टॉक तो अलग है, इस बार रुक जाते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, और वही मतलब खाई का रास्ता। तो इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिए। कई बार होगा भी कि आप स्टॉप लॉस में निकल गए और फिर वो स्टॉक दोबारा से चला, वो ठीक है। वो लेकिन ओवरऑल अगर आप ये डिसिप्लिन रखेंगे, ये अनुशासन रखेंगे, तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बेहतर करेगा। तो मैंने जो जी, अपना बिल्कुल। रिटर्न की तो बात की थी, बट हम लोग रिस्क को बहुत टाइटली मैनेज करते हैं। तो अगर आप वॉलेटिलिटी या जो ड्रॉडाउन होता है कि आपका कभी जो टेम्परेरी लॉस भी हुआ, अगर उस लिहाज से देखें तो हमारे आस-पास भी कोई नहीं है।
होते हैं कि आप जो फीस दे रहे हो उसमें जी, 60% रिस्क मैनेजमेंट है, 40% रिटर्न मैनेजमेंट है। क्योंकि वो जी। रिस्क पहले आप मैनेज करें तभी आप जीत सकते हैं ये गेम। बिल्कुल। अच्छा अभी रिज़ल्ट सीज़न धुआँधार चल रहा है और अभी हाल में बाज़ार में जो हमने उठा-पटक देखे हैं मतलब पहले आईटी सेक्टर के नतीजे आए और लोगों ने कहा कि नतीजे कुछ ख़ास नहीं है मतलब ठंडे-ठंडे हैं, थोड़ा कमज़ोर ही हैं और अगले दिन मार्केट का रिएक्शन एकदम उल्टा था। अभी एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट कल आए और मतलब जब आए उसके बाद कल उसका रिएक्शन दिखा। तो रिज़ल्ट में ऐसा कुछ ख़ास मतलब आप कहें कि डिसअपॉइंटिंग एकदम से ऐसा है, जिसको लेकर के मार्केट में हम हो जाना चाहिए, तो वो पिन पॉइंट करना मुश्किल होगा, लेकिन मार्केट का रिएक्शन अजीब-सा हमने कल देखा। तो ये इस चीज़ को कैसे समझा जाए? अक्सर लोग कहते हैं कि भई आप रिज़ल्ट देखिए कंपनियों के और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला कीजिए। यहाँ तो मार्केट अक्सर कई बार उल्टा कर देता है एकदम। मार्केट तो एक तो है कि भविष्य को देखता है, तो पिछली बार के रिजल्ट को नहीं देखता। दूसरा आपको ये भी देखना होता है कि वो स्टॉक है कहाँ रिलेटिव टू द रिजल्ट, मतलब वही रिजल्ट अगर स्टॉक बॉटम पे है या टॉप पे है, वो सेम रिजल्ट का रिएक्शन डिफरेंट होगा या वैल्यूएशन कहाँ पर है, उस स्टॉक के इतिहास के लिहाज से वो सब चीजें रहती हैं। और चाहे अर्थव्यवस्था और बाजार हो या रिजल्ट और बाजार हो, हमेशा वन टू वन नहीं रहता है कोरिलेशन। तो वो है। ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट सब तरह से तो अच्छे नहीं गिने जाते, अगर आप मतलब देखें वो मार्जिन और एसेट क्वालिटी के बारे में भी जो कहा गया है, तो वो मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ अच्छा ही था और बावजूद इसके मार्केट गिर गई। या जहाँ तक आईटी का सवाल है, वो भी लंबा समय रहा है जब आईटी ने इतना अच्छा किया नहीं। पिछले साल तो खैर मार्केट परफॉर्म या उससे थोड़ा-सा बेहतर था, बट उसके पहले 2022 में तो बहुत खराब रहा। तो एक तरह से थोड़ा टाइम निकल गया है और उनका जो शायद खराब टाइम था। मैं तो कभी आईटी के बिज़नेस के बारे में इतना नेगेटिव थी भी नहीं, क्योंकि ये एक जी, बिज़नेस है जो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। ये ज़रूर होता है कि आपके जहाँ आप अ जहाँ आपके कस्टमर्स हैं, जहाँ वो ग्राहक हैं, वहाँ अगर थोड़ा स्लो डाउन होता है, तो होता ये है कि वो थोड़ा सेल साइकिल बढ़ जाता है कि जो आपने सोचा ये डील इस तिमाही में मिल जाएगी, वो शायद 3 महीने, 6 महीने आगे चली जाए। लेकिन वो गायब नहीं हो जाती है और लोग भी चीज़ों को भूल जाते हैं ना। 2022 में शुरू में आईटी ने अंडर परफॉर्म किया था और उस समय ये लोग कहते थे कि अब तो सब बिज़नेसेस, टेक्नोलॉजी बिज़नेसेस या डिजिटल बिज़नेसेस हो रहे हैं, तो अब तो लोगों का इतना ज़्यादा डिमांड होगी कि आईटी कंपनीज़ को लोग नहीं मिलेंगे या उनको तनख्वाह बहुत देनी पड़ेगी, मार्जिन कम हो जाएँगे। और 1 साल बाद ठीक उलट बात कहने लगे कि डिमांड ही नहीं रहेगी। तो दोनों ही एक तो उल्टी बातें हैं और एक्सट्रीम बातें हैं। तो आई वाज़ नेवर इन दैट बास्केट। इस साल हमको लगता है किसी न किसी समय सिग्नल आएगा कि आईटी का फिर से बड़ा आउट परफॉर्मेंस शुरू हो रहा है। अभी बिल्कुल क्लियर सिग्नल तो नहीं आया, पर ये मुझे लगता है कि इस साल कभी न कभी वो फेज़ आएगा जब आईटी आउट परफॉर्मेंस में जाएगा। और फिर ये भी रहता है कि स्टॉक का चुनाव, जैसे पिछले साल आईटी ने कोई ऐसा बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं देख रही थी हमारे पीएमएस में जो नंबर 1 परफॉर्मिंग स्टॉक है, वो मिड कैप आईटी स्टॉक था लास्ट ईयर 2023 में। तो वो भी होता है। जी, हर चीज़ सेक्टर कॉल भी नहीं होती। लेकिन बिल्कुल। जैसा कि अब काफ़ी समय हो गया है जब आईटी ने कुछ किया नहीं, तो शायद जो अब वो समय आने वाला है उसका। जी, तो 2024 किस थीम का, किस सेगमेंट का, किस सेक्टर का समय रहेगा? क्योंकि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक तो आप बोलेंगे नहीं, तो अ, इन्वेस्टर्स को अगर आपको गाइड करना है कि भई उन्हें अपना पैसा कहाँ रखना है 2024 में? 1 साल का एक्चुअली रिव्यू देना राजीव इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग तो हर तिमाही पे एक बार देखते हैं, जिसे हम कहते हैं बेस ज़ीरो से, कि आज हमारे पास कैश हो तो हम लोग कहाँ निवेश करेंगे। क्योंकि ये भी एक इंसान की फितरत होती है कि जो चीज़ उसके पास होती है वो उसको ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया गया है कि जैसे कॉफ़ी का कप ही है, मग जी, है, आपके पास है तो आपको लगेगा इसकी वैल्यू ₹75 है, जिसके पास नहीं है उसको लगेगा इसी इसी मग की वैल्यू ₹50।
तो आप समझ जी। सकते हैं कि शेयर मार्केट में ये किस तरह से प्ले आउट करता है। तो नहीं, बिल्कुल सही अभी बात है। तो तो हम आज के दिन में मैं आपको बोलूँ तो हमारा जो पीएमएस है उसमें सबसे जो ओवरवेट सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने 2023 में इसकी बात शुरू की। हमने ये अक्टूबर 2021 से, तो अब 2.5 साल होने वाले हैं, हम लोग इसमें ओवरवेट रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्टॉक दुगने-तिगने, चौगुने भी हो गए। क्योंकि वो 12 साल के एक तरह से वनवास के बाद आया था सेक्टर। तो अब तो हम लोग हर तिमाही देखते हैं कि क्या अब कहानी हो चुकी है। अभी तक वो सिग्नल आया नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद मतलब इस साल में किसी समय वो आएगा कि इसकी कहानी खत्म हो जाए, फिलहाल नहीं हुई है। और 2023 में जहां हम लोगों ने वेट बढ़ाया था वो था ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में भी, वो सब ने अच्छा किया है। अभी भी वो ठीक लग रहे हैं, वो सेक्टर्स अगेन, हर एक स्टॉक नहीं पर वो सेक्टर्स ठीक लग रहे हैं। तो अभी ब्रॉडली है, जैसा मैंने कहा, आईटी को देख रहे हैं कि आईटी में कभी ना कभी वो सिग्नल आएगा। तो आईटी अभी हमारा मार्केट वेट टाइप का होगा। तो ये ब्रॉडली लगता है। नेगेटिव में सबसे नेगेटिव बड़ा सेक्टर में बैंक्स लगते हैं। उसके अलावा भी जो कंजम्पशन थीम्स हैं, जो ड्यूरेबल्स, पेंट्स वगैरह, वो बहुत अच्छे नहीं लगते। और मैं अभी जो मैक्रो डेटा देख रही थी उससे भी यही सामने आ रहा है कि कंजम्पशन ग्रोथ खाली आई थिंक 4.4% थी, जो कि 21 साल के बाद इतना लो लेवल है। तो जो हम लोग को नज़र आ रहा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन चाहिए और बेरोज़गारी की जो दर है, वो सबसे पता लग रहा है कि अभी भी जो अर्थव्यवस्था में अच्छे दिन हैं, वो ऊपर वाले तबके के लिए हैं। तो वो उसके अनुसार भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से जो सेक्टर्स हैं वो ठीक करेंगे। तो अभी हम लोग को वो जो बड़ा कंजम्पशन थीम है वो नहीं नज़र आ रहा, तो वो वाले भी थोड़ा अंडरवेट है। ये जी। फिलहाल। तो जहाँ कंजम्पशन की आप ग्रोथ बता रही हैं कि बहुत हल्की है, उसके मुकाबले अगर उनके पी मल्टीपल्स देखें, किसी के 70, किसी के 80, किसी के और ऊपर, तो कहीं से जस्टिफ़ाई होता है क्या? हाँ, तो इसीलिए बोल रहा है कि वो अभी जो ड्यूरेबल साइड में तो नहीं नज़र आता है। एफएमसीजी में मोर सेक्टर कंपनी स्पेसिफिक है कि कुछ-कुछ थोड़ा ठीक लगते हैं। और जैसा मैंने कहा, सब कुछ सेक्टर कॉल नहीं होता। जैसे आप पीछे के सालों में देखें 21-22 में, तो हमारे टॉप परफॉर्मर्स में आईटीसी और रेमंड्स थे, जो कि सेक्टर कॉल नहीं थे। वो स्टॉक पिक थे। तो वो भी होता है। जैसा मैंने कहा, पिछले साल भी हमारा टॉप परफॉर्मर, नंबर 1 परफॉर्मर होता है मिड कैप आईटी कंपनी। वो भी होता है। जी। बट अभी सेक्टर अच्छा, के हिसाब से अ, तो जो मुझे अच्छा अभी लगता है आपने वो अपने बताया। पीएमएस की स्ट्रैटेजी बताई और जी, पीएमएस हम जानते हैं आम तौर पे जो ज़्यादा बड़े निवेशक होते हैं, उनके लिए होता है। हाँ अ, जी। छोटे निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड होता है और अभी सेबी की तरफ से एक आइडिया आया कि पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बीच की एक चीज़ शुरू करनी चाहिए। क्या आप नज़र रख रही हैं उस सेगमेंट पर कि अगर ये चीज़ आती है तो वो एक हाँ, मौका वो होगा मतलब देखते हैं क्या लेके आता है सभी। मेरे हिसाब से तो जो 50 लाख एक सिंगल पीएमएस में मिनिमम है, वो थोड़ा ज़्यादा है। पहले 25 लाख था, फिर सेबी ने 50 कर दिया, तो उसके कारण कई निवेशक वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। हमारा एक स्मॉल केस पर भी प्रोडक्ट है, जिसने एक्चुअली बहुत अच्छा किया है। सो वो भी एक जो छोटे निवेशक, क्योंकि काफ़ी सब बोलते थे कि हम आपकी स्ट्रैटेजी कैसे हम तक पहुँचे, तो इसलिए वो स्मॉल केस पर प्रोडक्ट है। हम लोग का ग्लोबल प्रोडक्ट भी 50 लाख से कम में शुरू होता है। $10,000 मतलब साढ़े 8 लाख रुपए से कम ही पे। तो जी, वो उसमें सारे पूरे दुनिया में आप निवेश कर सकते हैं। और मैं ये भी एक संदेश देना चाहूँगी आपके दर्शकों को कि अ, बहुत बड़ी दुनिया है इंडिया के बाहर। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में इंडिया 4% के लगभग है पूरी दुनिया का। तो बाहर भी देखिए, जब मैंने नौकरी शुरू की थी तब डॉलर ₹12 था। तो आप समझ लीजिए कि एक करियर में वो 85% 85% गिर गया रुपया। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप ग्लोबली ना देखें। जी।